हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ बात करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस एक्सप्लेन की थी और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसका पहला टॉपिक है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हम आपको यही बताएंगे, जैसे चैप्टर का नाम है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, तो उसमें जो शब्द आता है केमिकल इक्वेशन की, केमिकल इक्वेशन क्या है। रासायनिक प्रक्रिया अलग होती है, रासायनिक इक्वेशन यानी कि समीकरण, इक्वेशन का मतलब समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है हम इसे जानते हैं पहले। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। इट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कोई भी सब्सटेंस जब उसमें कुछ रासायनिक बदलाव आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, कब आते हैं? जब हम कुछ ना कुछ रिएक्शंस करते हैं या वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑकर होती है, तो उस समय जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस में, जिस पदार्थ में रासायनिक बदलाव आ रहे हैं, केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, उसको तो हम कहते हैं रिएक्टेंट। और बदलाव आने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। इस दोनों के कॉम्बिनेशन को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, यानी कि रासायनिक समीकरण कहा जाता है। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस केमिकल इक्वेशन में, इस रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट्स हो गए, जो जिनमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और नया सब्सटेंस बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गए और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये आपका प्रोडक्ट हो गया। इस वजह से इस इक्वेशन को केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि अभी आपने केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन देखी और उसका मीनिंग देखा, इसी तरीके से जब हम कोई भी केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो उस केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, यानी कि किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के कुछ नियम होते हैं, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स में यहाँ पे कवर किए हैं। फर्स्ट है वी यूज सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स इन द इक्वेशन। इक्वेशन को लिखते समय हम जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हैं या एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनके हम एलिमेंट्स को शो करने के लिए उन एलिमेंट्स का पूरा नाम नहीं लिखते हैं, उन एलिमेंट्स का सिंबल यूज करते हैं। सेकेंड रूल कहता है कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उस समीकरण को लिखने के बाद उस समीकरण में जितने भी एलिमेंट हैं उनको सबसे पहले तो हमें सिंबल की फॉर्म में लिखना है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सभी एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करेंगे कि प्रत्येक एलिमेंट के एटम रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में इक्वल हैं कि नहीं है, या किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। ऐसा करने के बाद यदि नंबर ऑफ एटम्स, किसी भी एलिमेंट के एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कम ज़्यादा है, तो हम तीसरा रूल फॉलो करेंगे। इफ नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल, यदि किसी भी एलिमेंट के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम्स की संख्या इक्वल नहीं है, तब इट इज कॉल्ड एज स्केलेटल इक्वेशन। तब हम उस केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, या स्केलेटल समीकरण के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2, और ये बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला या सिंबल है, वो है MgO, जिसमें Mg का मतलब मैग्नीशियम और O का मतलब ऑक्सीजन। अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो ये इक्वेशन हमारी स्केलेटल इक्वेशन कहलाएगी, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम के जो एटम्स हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में वो तो इक्वल हैं, पर ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं रिएक्टेंट में तो 2 हैं और प्रोडक्ट में 1 है, 1 है।
इस वजह से इस इक्वेशन में number of atoms of each element in the reactant and product is not equal. So this equation is called as skeletal equation. अब यहाँ पे कुछ एक फैक्ट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो यहाँ पे मैंने नीचे शो करा है। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्मड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and give the shiny finish to the walls. हम अपने घरों में पेंट करवाते हैं, जब हम अपने घरों में पेंट करवाते हैं तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है उसका यूज करा जाता है। तो जब पेंट करवाने के 2 या 3 दिन तक वो कैल्शियम कार्बोनेट का असर आपको दिखाई नहीं देगा। 2 से 3 दिन बाद वो पेंट सूख जाएगा तो उसमें शाइनिंग आएगी, चमक आएगी। वो किसकी वजह से आती है? वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है, जिसका फॉर्मूला है कैल्शियम CaCO3। तो चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको केमिकल सिंबल्स लिखने नहीं आते होंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन बच्चों को दिक्कत ना आए केमिकल इक्वेशंस को लिखते समय कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल हमें कैसे लिखना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे आपको रूल बताने जा रहा हूँ कि किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे सिंबल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। These are the shorthand ways to represent element in chemistry. केमिस्ट्री में, रासायनिक विज्ञान में किसी भी एलिमेंट को, किसी भी तत्व को रिप्रेजेंट करने का सबसे आसान और सबसे शॉर्टेस्ट तरीका है कि उसके सिंबल का यूज करा जाए। Recall that an element cannot be broken down into simpler substances. ये आपको यहाँ पे दोबारा याद करवा रहा हूँ मैं। वैसे तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ये कंसेप्ट, पर दोबारा रिकॉल कर रहे हैं, दोबारा याद करवा रहे हैं आपको कि आप याद रखें कोई भी तत्व, कोई भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट को फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। एन एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन, नहीं तोड़ा जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। तो एग्जाम्पल लिया है मैंने किसी भी एलिमेंट को सिंबल में लिखने के लिए सोडियम का। तो सोडियम का जो सिंबल है वो Na है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट आपको याद करना पड़ेगा। तो सिंबल जो है Na है, लिखने का तरीका होता है पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, उसके बाद जो सेकंड लेटर है वो आपका स्मॉल होता है। ईच सिंबल इज मेड अप ऑफ 1 or 2 लेटर। लगभग सभी सिंबल्स, सभी एलिमेंट के सिंबल जो हैं 1 या 2 लेटर्स का कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं, और उनमें फर्स्ट लेटर, जिनमें 2 लेटर्स होते हैं, 2 वर्ड्स, 2 शब्द होते हैं जिनके सिंबल्स में, उनमें पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल होता है। ये सिंबल्स की अब परेशानी होगी कुछ स्टूडेंट्स को कि ये कहाँ से याद करें। तो आपकी 9th क्लास की बुक में ये दे रखे हैं, आपको वहाँ मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम पढ़ते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं। A equation which has number of atoms of each element in reactant is equal to number of atoms of each element in the product is called balanced chemical equation. एक वो इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट के सभी एलिमेंट के एटम्स की संख्या प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट के एटम्स की संख्या के बराबर हो, उस इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिस समीकरण में रिएक्टेंट के सभी एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या के बराबर हों। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल लिया है मैंने, एग्जाम्पल आपको समझाया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस्ड जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जिंक का सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसमें H2 हाइड्रोजन है और SO4 सल्फेट है। तो हाइड्रोजन और सल्फेट कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनता है H2SO4। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हमने रिएक्शन करवाया तो आपका बन गया जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आपकी रिलीज हो जाती है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो पहले हम रिएक्टेंट में देखते हैं। रिएक्टेंट में आपका है जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड Zn और H2SO4, दो आपको मैंने सिंबल्स यहाँ पे यूज किए हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो जिंक के जो एटम्स की संख्या है रिएक्टेंट में वो 1 है, और H2SO4 में देखें तो H2SO4 जैसा भी मैंने बताया इसको तोड़ देंगे, H को अलग देखेंगे, S का अलग देखेंगे, O के अलग देखेंगे। H का मतलब हाइड्रोजन होता है, S का मतलब सल्फर होता है, और O का मतलब ऑक्सीजन होता है। तो हाइड्रोजन के 2 हैं, सल्फर का 1 है, O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 4 हैं। तो प्रोडक्ट में देखते हैं, Zn का मतलब जिंक, जिंक का रिएक्टेंट में 1 था, प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये जिंक के तो बराबर होगा जी। अब हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में 2 हैं और प्रोडक्ट में भी आप देखेंगे तो हाइड्रोजन गैस अलग से रिलीज हो रही है, H2 बन रहा है, तो हाइड्रोजन के भी इक्वल हो गए, 2 हो गए। सल्फर का 1 था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी सल्फर बन रहा है, जिंक सल्फेट ZnSO4, तो S के आगे कोई नंबर नहीं लिखा, S भी 1 बार लिखा है, तो इस वजह से सल्फर का भी 1 ही हो गया, और ऑक्सीजन के भी 4 हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। यानी कि ये वो समीकरण हो गई, रासायनिक समीकरण हो गई, केमिकल इक्वेशन हो गई, जिसमें सभी एलिमेंट्स के एटम्स की संख्या रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में इक्वल है। इस वजह से इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब रासायनिक इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण जो है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के कुछ रूल्स होते हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। फर्स्ट रूल है राइट द सिंबल्स ऑफ ईच एलिमेंट। पहले तो सबसे पहले उस रासायनिक समीकरण को यानी कि केमिकल इक्वेशन को लिखना होगा आपको किस फॉर्म में, राइट द सिंबल्स ऑफ ईच एलिमेंट। उस इक्वेशन में जितने भी एलिमेंट्स का यूज करा गया है उनको सभी सिंबल्स में कन्वर्ट करें, उनके सिंबल्स लिखें। सेकंड, कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उन सभी एलिमेंट्स की एटम्स की संख्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितनी है उनको कंपेयर करें। थर्ड पॉइंट इज सिलेक्ट एलिमेंट विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। उस एलिमेंट के एटम्स की संख्या को सिलेक्ट करें, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स को शो किया गया है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एज पर द आवश्यकता के अनुसार जिसमें उस एलिमेंट के एटम्स की संख्या कम है, चाहे वो रिएक्टेंट में हो चाहे वो प्रोडक्ट में हो, उतने टाइम्स एटम्स की संख्या को बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करते, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज वेरीफाई द इक्वेशन इट इज बैलेंस और नॉट। और लास्ट पॉइंट हमारा होगा कि हम चेक करेंगे कि वो हमारी समीकरण जो है, इक्वेशन जो है, बैलेंस हो गई है या नहीं हो गई है। इसके लिए एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है Fe प्लस H2O। Fe का मतलब आयरन, H2O का मतलब वाटर। आयरन को जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाया गया तो आयरन ऑक्साइड बन गया Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो Fe के यहाँ पे अगर जो यहाँ पे 3-4 सिंबल्स के आगे लिखे हुए हैं उन्हें आप अगर आप हटा दें तो आप देखेंगे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2 बनता है। तो इसमें आयरन के रिएक्टेंट साइड में आयरन के जो एटम्स हैं वो 1 है और प्रोडक्ट साइड में आयरन के 3 हैं क्योंकि Fe3 लिखा हुआ है। और रिएक्टेंट साइड में H2O यानी कि हाइड्रोजन के तो 2 हैं क्योंकि H2 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन O लिखा है तो यानी कि 1 है। और उसी जगह अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स की संख्या प्रोडक्ट में देखते हैं तो ऑक्सीजन के तो 4 मिलते हैं हमें प्रोडक्ट में और हाइड्रोजन के 2। तो ये बैलेंस इक्वेशन नहीं थी। इस वजह से मैंने इसको वेरीफाई करा। जो मैंने अभी आपको 4-5 रूल्स बताए हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, उन रूल्स को अप्लाई करते हुए मैंने समीकरण को, इस इक्वेशन को बैलेंस कराया। तो आयरन के अब यहाँ पे क्या हो गया, 3 हो गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वहाँ पे 3 थे प्रोडक्ट में, इस वजह से मैंने रिएक्टेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और हाइड्रोजन के वहाँ पे 2 थे और यहाँ पे भी 2 थे, वो तो ठीक था, पर ऑक्सीजन के 4 थे तो मुझे ऑक्सीजन के 4 बनाने थे, तो मैंने इस वजह से 4 से मल्टीप्लाई करा। जब ऑक्सीजन के मेरे 4 बन गए तो मेरे हाइड्रोजन के डबल हो गए, 4 2 जा 8 हो गए। तो इस वजह से मुझे प्रोडक्ट साइड में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, जैसे कि हाइड्रोजन के 8 हो जाएं।
तो चलिए स्टूडेंट, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन का प्रोसेस था। अब मैं आपको एक बहुत बड़ा फैक्ट बताने वाला हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, reacts with carbon dioxide in air to form thin layer of calcium carbonate। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हवा में, हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही हम जब पेंट करवाते हैं अपने घरों में, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से ही हमारी दीवारें जो है चमकती हैं। चलिए स्टूडेंट, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हम आने वाली हमारी हर एक वीडियो समय पर मिल सके। और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं जल्दी अगले चैप्टर के साथ।